हेलो स्टूडेंट, आज हम व्याकरण के अंतर्गत कारक को पढ़ने वाले हैं। कारक जो कि आपके 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका में रहता है। इससे लगभग 5 या 7 आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में 10वीं और 12वीं दोनों की एग्ज़ाम में आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कारक को आज हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, इसके एक एक भागों को समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप पहले से पढ़े होंगे या पहले से जानते होंगे, 5वीं 6वीं क्लास में जब आप होंगे तो आपके शिक्षक जो हैं कारक को पढ़ाए होंगे कि कारक किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है और तो ही आप इसको ध्यान से एक बार इस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे। आपको मैं 100% कहता हूँ कि आपको कारक जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर पहले आप पढ़े हैं तो फिर कहना ही क्या है, आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कारक की परिभाषा है, कारक कहते किसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरह से आपके सामने दिखाया है। कारक की परिभाषा को, ये जो हीरो का सिंबल है, तीर चिन्ह है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सा परिभाषा किसका कौन सा परिभाषा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कारक की परिभाषा जो है सामने आपको दिख रहा होगा। कुछ इस प्रकार से है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य जो होता है उसमें संज्ञा या सर्वनाम मुख्य भूमिका में होता है। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, अर्थात हमें उसका संबंध पता चले, उसे ही हम कारक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, संबंध ज्ञात हो, उसे ही हम कारक कहेंगे। आप इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे दिया है कि श्री रामचंद्र ने खारे जल के जो है यहाँ पे मिसिंग है, के खारे जल के, यहाँ पे के होना चाहिए, बाय मिस्टेक जो है जल के, खारे जल के जो है छूट गया है। खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि श्री रामचंद्र जो है यहाँ पे ये मुख्य भूमिका में संज्ञा है। ठीक है, और बहुत सारे आपको ऐसे शब्द दिख रहे होंगे, जैसे ने है, के है, पर है, से है। ये शब्द जो हैं आपको वाक्य के एक दूसरे शब्दों को एक साथ जोड़ने के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों को, इन्हीं चीज़ों को व्याकरण की भाषा में हम कारक कहते हैं। इन्हीं चीज़ों को कारक कहा जाता है। आया समझ में? ठीक है, एक बार फिर से आप देखेंगे कारक की परिभाषा को, करें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको हम बताए हैं, फिर से एक बार आप इसको देखेंगे कि श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। ठीक, तो यहाँ पे श्री रामचंद्र और खारे जल
के बीच में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, ने। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो खारे जल के, जल और समुद्र के बीच में एक शब्द है के, समुद्र और बंदरों के बीच में एक शब्द है पर, बंदरों और पुल के बीच में एक शब्द है से। तो ये जितने भी शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं कारक के भेद की। कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद, कारक के भेद कहें या कारक के अंग कहें। अगर कोई आपसे पूछे कि कारक के भेद कितने हैं, अथवा कोई पूछे कि कारक के अंग कितने हैं, अंग मतलब होता है, अंग का मतलब होता है भाग, अंग या भाग दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको बताना है, जैसे ही कोई पूछे कारक के अंग या भाग, तो आप एकदम आंख बंद कर करके भाई इसको बता देंगे कि कारक के जो अंग होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं कारक के अंग या कारक के भेद? 8 होते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे? 8। भूलना नहीं है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि कारक के जो अंग होते हैं या भाग होते हैं वो 8 होते हैं। 8 के नाम और उनके चिन्ह जो हैं आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह। कारक चिन्हों को, इस चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, विभक्ति चिन्ह। ठीक है, विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक के चिन्हों को क्या कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है भाई? ने। याद रखेंगे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। एक बार फिर से आप इन चीज़ों को देखेंगे। कारक एक साइड में, ये सारे जो हैं आपके कारक दिए हुए हैं, कारक के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और एक साइड में आपको ये सारे जो हैं चिन्ह दिए गए हैं। तो आप एक बार फिर से देखेंगे इसको, इस चीज़ को देखिए। कर्ता, पहला हमारा है कर्ता कारक। पहला कौन सा कारक है? पहला जो कारक है हमारा वो है कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा, पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। और इन सभी कारकों की विभक्ति चिन्ह जो है इसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी कारकों की विभक्ति चिन्ह जो है इनके जस्ट सामने है। विभक्ति चिन्ह कहें या कारक चिन्ह कहें, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए,
अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। ठीक है, अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं। अब इन कारक के 8 भागों को उनके परिभाषा सहित हम समझेंगे और परीक्षा में क्वेश्चन जो है आपको यहीं से आता है। सबसे पहले हमारा कारक जो है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह आपको पता है, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारा कर्ता कारक। ठीक, जैसे देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं, है ना। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कह रहा है कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है, सॉरी ये आता है गलत है, यहाँ होगा आता है। टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सुधार लेंगे फिर कॉपी में। करें कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको जब लगे कि कोई पद जो है वो काम करने वाले के अर्थ में आ रहा है, अर्थात उससे ये पता चल रहा है कि फलाने व्यक्ति चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसने इस काम को किया है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, और आपको इसकी विभक्ति चिन्ह पूर्व से पता है कि इसकी चिन्ह जो है वो ने है। क्या है? ने, कर्ता ने, ध्यान रहेगा। इसकी विभक्ति चिन्ह आपको कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो ने होता है। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे कि राम ने खाना खा लिया। ठीक है, राम ने। अब देखो भाई क्या है यहाँ पे कि ये जो है आपको राम का काम क्या है? खाना। ठीक है, तो राम और खाने के बीच में एक शब्द आया है जिसे हम ने कहते हैं। क्या कहते हैं? ने। ठीक, ये क्या करता है? ये खाना शब्द को कर्ता के साथ से जोड़ने का काम करता है। ये इस चीज़ को बताता है कि कर्ता जो है, कर्ता ने इस काम को किया है। ठीक है, परिभाषा से ही आपको ज्ञात होगा। परिभाषा हमारा कहता है कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि राम ने खाना खा लिया। ठीक है, राम ने खाना खा लिया। अब इसमें ये है कि खाना और राम के बीच में ने शब्द आया है। ठीक है, तो ने जो है ये कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे वाक्य दिखेंगे जैसे उसमें ने जो है विभक्ति चिन्ह वो लुप्त हो जाता है। लुप्त मतलब होता है
खो जाना, आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसा समझिए, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें ने जो है कहाँ है। जैसे जैसे कोई कहता है कि मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। अब आप इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कहीं पे जाना और मैं के बीच में कहीं आपको ने शब्द दिखाई दे रहा है क्या? ने दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भी आपको ये समझना है, आप समझेंगे, आप खुद से समझेंगे कि यहाँ पे ये वाक्य ऐसा है कि इसमें ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, ने विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया है। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ ने जो है मेरा छिपा हुआ है, छुपा हुआ ने है, ठीक है। ऐसे आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। क्लियर? और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। आपको अगर यहाँ से प्रश्न देता है तो आप, अगर आपको ये विभक्ति चिन्ह याद है तो खूब आसानी से आप मार देंगे, इसको परीक्षा में तुरंत पकड़ लेंगे। कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति चिन्ह जो है ने है, तो राम ने, जैसे ही राम ने आया, जैसे ही इन दोनों के बीच में आप ने को देखेंगे आप तुरंत मार देंगे कि ये सर कर्ता कारक है ना भाई। आसानी से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक, इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कर्म कारक को। कर्म कारक कह रहे कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसी काम को करता है और उसके काम करने का, उसके द्वारा किए गए काम का फल जहाँ कहीं भी पड़ता है उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कर्म कारक। देखेंगे अच्छे से आप लोग। करें कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का हमारा फल पड़ता है, इसको हम रेक्टेंगल में कर दिए हैं, घेर दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। करें कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण को देखेंगे। जैसे कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम का काम क्या है भाई? राम क्या करता है? रावण को, यहाँ देखेंगे खूब आराम से, रावण को मारा। राम ने, राम ने, आपको पहले से ही ज्ञात है कि राम के बाद का जो ये ने शब्द है ये कर्ता कारक है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो आप विभक्ति चिन्ह से मतलब इसको आसानी से पकड़ लेंगे, खूब आसानी से। जैसे ही कहा कि को इसमें बताइए, ऐसे देता है कि सर्किल किया हुआ है, सर्किल नहीं, ऐसे मतलब चिन्ह जिसके नीचे रेखा का चिन्ह है, रेखांकित शब्द जो है उसमें ये कौन सा कारक छिपा हुआ है। तो जैसे ही आप को देखेंगे कि रावण को मारा, आप खूब आसानी से आप इसको मार देंगे कि ये कर्म कारक है, ठीक है। जिसे ही आपको दिखे आप खूब आसानी से तुरंत आप इसको पकड़ पाएंगे, पकड़ लेंगे कि ये जो है कर्म कारक है। क्लियर? चलिए ये भी आसान है। तीसरा है करण कारक।
तीसरा हमारा है करण कारक। ठीक है, करण कारक। देखिए इसका परिभाषा है, कहता है कि जिससे काम हो उसे करण कहते हैं। कर्ता कोई भी काम करता है, काम को करने के लिए हमें किसी न किसी वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, हम कोई काम को करते हैं तो किसी माध्यम से करते हैं, किसी वस्तु के सहारे से करते हैं। तो उसी को कह रहा है कि जिससे काम हो, अर्थात जिस वस्तु के सहारा से या जिस वस्तु के माध्यम से आप किसी काम को करते हैं उसे हम लोग कारक के भाषा में करण कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक। ठीक है, जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा कि श्याम कलम से लिखता है। श्याम भाई किसे लिख रहा है? तो श्याम कलम से लिखता है। समझ रहे भाई, श्याम किससे लिखता है? कलम से। ठीक, देखिए यहाँ पर से है, कलम से लिखता है। ठीक है, श्याम किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो जैसे ही आपको पता चला कि काम को कर, देखिए श्याम का काम क्या है? लिखना। श्याम लिखने का काम करता है, और लिखने के लिए वो किस चीज़ का सहारा ले रहा है? तो कलम से। ठीक है, अब हमारा परिभाषा कह रहा है ना कि जिससे काम हो, अर्थात जिस माध्यम से काम हो। तो काम किस माध्यम से हो रहा है? काम हमारा हो रहा है कलम के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि काम को करने के लिए किसी वस्तु का सहारा लिया गया है, उसी बिल्कुल वैसे ही देखते ही आप इसको एकदम मार देंगे कि सर ये जो है करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। ठीक है, करण कारक की विभक्ति चिन्ह आप जानते हैं, इसकी विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से, है ना। जैसे बहुत सारे इसके परिभाषा हो जाते हैं, जैसे दे देता है कि मैंने कुल्हाड़ी से बाघ को मारा। मैंने किससे मारा? कुल्हाड़ी से बाघ को मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। कैसे मारा? तीर से मारा या बाण से मारा। ठीक है, बाण से मारने का काम किससे किया गई? बाण से। ठीक है, तो आप इसको खूब आसानी से आप मतलब ये समझिएगा कि जिसके बिना काम अधूरा सा लगे। ठीक है, जो आ करके काम को पूरा करने में सहायता करता है, यानी कि कर्ता जो है उसी के माध्यम से काम को पूरा करता है। जैसे शिक्षक ने बच्चों को डंडे से पीटा, डंडा नहीं रहता तो पिटाई नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? डंडा है तभी पिटाई हुई। जैसे ही आपको लगे कि हाँ शिक्षक जो है मारने के लिए डंडे का इस्तेमाल किए हैं, डंडा नहीं होता तो पिटाई नहीं होती, तो किससे शिक्षक मार रहे हैं? डंडे से। ठीक है, तो डंडा क्या हो जाएगा? करण कारक। से, डंडा से करण कारक। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मतलब उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आप आसानी से इसको मार लेंगे कि काम करने के लिए कोई ना कोई सहारा, किसी न किसी वस्तु का सहारा लिया जाए, उसी को हम करण कारक कहते हैं। जैसे एक और परिभाषा इसका बता परिभाषा सॉरी उदाहरण एक और बता दे रहे हैं इसका, कि एक चीज़ कहा जाए कि किसान जो है हंसुआ से धान को काट रहा है। धान काटने के लिए किसान किस चीज़ का सहारा लिया है? हंसुआ का। ठीक है, हंसुआ नहीं होता तो धान नहीं कटता। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिसके बिना काम अधूरा रहे, काम पूर्ण न हो, को लगे कि ये नहीं होता तो काम नहीं होता। ठीक है, तो वही करण कारक हो जाएगा, इसकी विभक्ति चिन्ह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4,
नंबर 4, कौन सा कारक है ये? संप्रदान कारक। इसमें आप देखेंगे, आप ना इसमें से स को मिटा दीजिए, समझिए कि स इसमें है ही नहीं दिख रहा है। अब क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, पढ़ लिए? अब ये लिखा हुआ है प्रदान। क्या लिखा है? प्रदान। प्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ देना। कृपया आप मुझे शिक्षा प्रदान करें, अर्थात मुझे शिक्षा दें। ठीक है, प्रदान मतलब होता है देना। आया समझ में? तो ये जो कारक है इसको आप समझेंगे संप्रदान कारक। करें कि जिसके लिए किया जाए, परिभाषा थोड़ा सा छोटा है, जिसके लिए काम को किया जाए। कारक कर्ता जो है जिसके लिए काम करे उसे ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, किसके लिए? गुरु के लिए, जिसके लिए काम किया जाए। तो काम भाई किसके लिए हो रहा है? काम हो रहा है गुरु के लिए। काम किसके लिए हो रहा है? गुरु के लिए। ठीक है, करा ना कि जिसके लिए किया जाए, अर्थात काम को किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ देखिए, बच्चे जो हैं अर्थात शिष्य जो हैं अपने गुरु के लिए सब कुछ करते हैं। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। ठीक है, तो आपको देख के ही लग रहा है कि काम जो है गुरु के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? गुरु के लिए। इसमें संप्रदान से आप समझेंगे कि संप्रदान में से स को हटा देंगे बिंदु के साथ, तो बचेगा आपको प्रदान। प्रदान का मतलब ये होता है किसी को कुछ देना। तो जैसे ही लगे कि काम जो है कर्ता खुद के लिए न करके किसी दूसरे के लिए कर रहा है, तो आप इसको मार देंगे संप्रदान कारक। ठीक है, इसकी विभक्ति चिन्ह जो है के लिए। ठीक है, इसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे संप्रदान को या के लिए। देखेंगे इसको एक बार, संप्रदान को के लिए। को के लिए। जैसे कभी कभी दे देता है कि बच्चों को मिठाई दो, बच्चों को मिठाई दो। तो भाई मिठाई खुद के लिए नहीं है, किसके लिए है? बच्चों के लिए है। यहाँ पे कह भी रहा है कि बच्चों को मिठाई दो। मिठाई किसे देना है? बच्चों को देना है। ठीक है, बच्चों को मिठाई दो। गरीबों को दान दो। दान खुद के लिए नहीं मांगना है, किसको देना है? गरीबों को दान देना है। तो आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि काम जो है खुद के लिए नहीं होकर के किसी दूसरे के लिए हो रहा है ना। काम खुद के लिए ना होकर के किसी दूसरे के लिए हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। याद रहेगा भाई, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला है अपादान। क्या है? अपादान। नंबर क्या है इसका? नंबर है 5। ठीक है, नंबर है 5। पढ़ेंगे इसको। करें कि अपादान कारक जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए।
क्या कर रहा है कि जब ऐसा लगे आपको कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग किया जा रहा है या जुदा हो रहा है, कहते हैं ना कि वो हमसे जुदा हो गया। क्या हो गया? जुदा हो गया, अर्थात अलग हो गया। ठीक है, जुदा होना का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो इसमें आपको जैसे ही लगे कि कोई वस्तु जो है, कोई व्यक्ति जो है किसी एक स्थान को छोड़ करके या किसी एक व्यक्ति को छोड़ करके किसी दूसरे के पास चला जाए या कहीं और चला जाए, तो इसको हम अपादान कारक कहेंगे। कौन सा कारक कहेंगे? अपादान कारक। जैसे आप देखेंगे कि पेड़ से पत्ता गिरा, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। ये आपको 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम में हर 1 या 2 साल पे रिपीट होते हुए दिख जाएगा, बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। आप देखेंगे कि पत्ता जो है, समझेंगे, पेड़ से जुदा हो जा रहा है, पेड़ से अलग होने का काम कर रहा है। अपादान कारक कहता है कि जब कोई वस्तु एक वस्तु को छोड़ करके उससे अलग हो जाए तो वहाँ पे अपादान कारक लग जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है से। विभक्ति चिन्ह इसकी क्या है? अपादान से। अपादान से। तो यहाँ है ना कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो विभक्ति चिन्ह से जस का तस है। और हम देख रहे हैं, वाक्य को देख करके ही पता चल जा रहा है कि पत्ता जो है कहाँ से गिर रहा है? पेड़ से। यानी कि पेड़ से जो पत्ता गिर गया वो अब दोबारा पेड़ में जाएगा नहीं, अर्थात वो क्या हो गया? अलग हो गया। एक और इसका उदाहरण है कि हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, अर्थात हिमालय से जुदा होकर के वो चली जाती है। और भी बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, जैसे आप देखेंगे इसके परिभाषा और भी हैं। जैसे हम कहेंगे कि बच्चा छत से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया, तो ये भी आपका अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि बच्चा जो है छत पर था, गिर गया, अर्थात वहाँ से अलग होकर के उससे छत से जुदा हो गया। ठीक है, चिड़िया डाल से उड़ गई। चिड़िया जो है डाल से उड़ गई, या पेड़ से चिड़िया भाग गई, ये भी आपका अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। यानी पेड़ पर चिड़िया थी, अब वो भाग गई। कहेंगे कि वह अपने रूम से चला गया, या वह अपने घर से चला गया, अर्थात घर को छोड़ करके वो क्या किया? कहीं और चला गया। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु एक वस्तु से अलग हो तो वहाँ पे अपादान कारक लग जाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह को भाई आप याद रखेंगे। इसकी विभक्ति चिन्ह जो है क्या है? से है। क्या है? से। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न देता है, यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मिलता है अपादान कारक से, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। हालांकि ध्यान से आप देखेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका संबंध कारक ना। देखिए, कहता है संबंध कारक कि जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, जिस कारक से आपको पता चले, जो कारक आपको 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करे, उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे, इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की। ठीक है, कहीं कहीं रा, रे, रे भी दिया रहता है, जैसे मेरी माँ, मेरी बहन। ठीक है, तो ये संबंध को स्थापित करने का काम करता है। ठीक,
जैसे यहाँ है कि रहीम का मकान छोटा है, वो सॉरी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है ना, रहीम का मकान, मकान को लिखा गया है माकन। आप इसको सुधार के क्या कर लेंगे, मकान कर लेंगे। क्या करेंगे, मकान कर लेंगे। क्लियर है ना कि रहीम का मकान छोटा है। रहीम के बेटे, सीता की माँ, अमन का भाई, विपिन की बहन, गोविंद के दादा, इस तरह से मेरे चाचा, आपकी माँ, मतलब इस तरह से अगर दिया रहे आप समझेंगे कि ये संबंध कारक है। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, देखिए एक बार इसको। अधिकरण कारक, क्या नाम है इसका, अधिकरण कारक। करेगी जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, जिससे क्रिया के आधार को जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। परिभाषा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उदाहरण से ही समझ जाएंगे। आधार का मतलब होता है, आधार हर व्यक्ति का अर्थ, आधार का मतलब आप समझिए, आधार जहाँ पे किसी वस्तु को रखा जाए। ठीक है, हिंदी में जहाँ किसी वस्तु को रखा जाए। देखिए जैसे उदाहरण है यहाँ पे कि लड़की घोड़े पर बैठी है। लड़की का आधार क्या है, लड़की कहाँ पे रखी गई है, घोड़े पर। कहाँ बैठी है, घोड़े पर। तो घोड़ा जो है इस वाक्य में आधार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, घोड़ा क्या हो जाएगा, आधार। अधिकरण क्या कहता है कि जिससे क्रिया का आधार जाना जाए। क्रिया है बैठना, बैठने का आधार क्या है, घोड़ा। कहाँ पे बैठी है लड़की, घोड़े पर। ठीक है, आप इसकी विभक्ति चिन्ह को भी पहले से जान चुके हैं, आपको बता दिया गया है कि अधिकरण में या पर, में या पर, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, एक है में और एक है पर। अधिकरण में पर। ठीक है, अधिकरण में पर। आप एक बार इसको देखेंगे विभक्ति चिन्ह को। देखिए यहाँ पे अधिकरण है ना, अधिकरण कारक। नंबर 7 देखिए, अधिकरण कारक। अच्छा मिट गया, इसे देखेंगे। नंबर 7 अब ठीक है, घेर देते हैं इस तरह से आपको। चिन्ह क्या है इसकी, अधिकरण में पर। अधिकरण कारक की क्या है, में पर। ठीक, चलिए क्या कहता है कि लड़की घोड़े पर बैठी है। कहाँ बैठी है लड़की, घोड़े पर बैठी है। किस पे बैठी है, घोड़े पर। तो ये पर शब्द जो है क्या हो गया, आधार हो गया। आगे देखेंगे कि वह अपने कमरे में बैठा है। यहाँ पे आधार क्या है, कमरा है। आधार क्या है इसका, कमरा। कहाँ बैठा है, कमरे में। वह अपने कमरे में बैठी है या बैठा है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चले आधार, इसमें क्या होगा, कोई वस्तु जो है वो कहाँ पे रखा गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि वस्तु का आधार क्या है। तो यहाँ लड़की घोड़े पर बैठी है। कभी कभी ऐसे दे सकता है आपको कि लड़की छत पर खड़ी है। लड़की कहाँ है, छत पर। ठीक है, तो उसका आधार क्या हो जाएगा, छत। और विभक्ति चिन्ह आपको दिया रहेगा, स्पष्ट रहेगा इसमें कि पर या में या पर जो है आपको दिखता रहेगा। वह अपने कमरे में बैठा है, मैं अपने घर में हूँ। टेबल पर सेव रखा है, ये भी दे सकता है, टेबल पर सेव
रखा है, कुर्सी पर सीता बैठी है। ठीक है, आंगन में वह खड़ी है। कहाँ खड़ी है? आंगन में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी स्थिति में इसका विभक्ति चिन्ह जो है आपको दिख जाता है, में अथवा पर। आप इससे आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संबोधन कारक। संबोधन को समझेंगे। संबोधन का मतलब क्या होता है? संबोधन का मतलब ही होता है किसी को संबोधित करना, अर्थात किसी को बुलाना या पुकारना। देखिए, इसका परिभाषा है कि जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात जिस कारक का इस्तेमाल करके किसी को पुकारा जाए वही क्या कहलाता है? आपका संबोधन कारक। जैसे हम किसी को बुलाने के लिए कहते हैं कि अरे भाई जल्दी से आओ, अरे भाई जल्दी से आओ। तो यहाँ पे देखिए कि अरे भाई, समझ में आ रहा है? अरे भाई ये जो है ये क्या हो गया? संबोधित करने के लिए, उसको बुलाने के लिए अरे शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हे राम, हे राम दया करो, अर्थात राम को पुकारने के लिए हम हे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको आप खूब आसानी से पकड़ लेंगे। इससे परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक और चीज़ इसमें कॉमन चीज़ है कि संबोधन कारक के साथ ना ये जो वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह हमेशा आता है। योजक चिन्ह जो है, ऐसा चिन्ह, कोई ना कोई ऐसा चिन्ह जरूर रहेगा। तो आप इस चिन्ह को देख करके भी खूब आसानी से पकड़ लीजिएगा कि ये चिन्ह जो है केवल संबोधन वाले के साथ ही आता है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, आप इसको बारी बारी से करेंगे। जैसे कारक की परिभाषा लिखना है, आपको जो बताया गया इसके आधार पर आप इसको लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि घोड़ा अस्तबल में है, इसमें कौन सा कारक है? तो आपको ये खुद से करना है। ये जितने भी प्रश्न हैं, घोड़ा अस्तबल में है, कौन सा कारक है? राम का भाई चोर है, लड़की छत पर खड़ी है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम ने खाना खाया, राम दया करो, मैंने कलम से खत लिखा। ये सारे चीज़ों को आपको खुद ही बनाना है। ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 11 नंबर में बच्चों है, बच्चों को मिठाई दो, इसमें कारक का नाम बताना है। गरीबों को धन दो। नंबर 13 जो है कारक के सभी भेद एवं चिन्हों को लिखना है। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा। इनमें से आपको पक्का एक नए क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लास आज का हम ओवर करते हैं। चलिए, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप 450 प्लस लाइए, ऐसी शुभकामना है। हमारे तरफ से आपको टारगेट दिया जाता है 450 प्लस का, और इस टारगेट के लिए आप खूब मेहनत करेंगे। ठीक है भाई, खूब मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी न रहे। चलिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।